स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों यूएसए और यूरोप ये दो ऐसे नाम हैं जिनको पूरी दुनिया अक्सर एक यूनिफाइड आइडेंटिटी की तरह परसीव करती है। आम भाषा में हम यूरोप और अमेरिका को एक साथ वेस्टर्न वर्ल्ड के रूप में रेफर करते हैं। एक ही विचारधारा, एक ही वर्ल्ड व्यू और लगभग एक जैसे सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ ये दोनों दुनिया के ज्यादातर इश्यूज पर अलाइंड ही रहते हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब यूरोपियन पावर्स बाकी दुनिया की तरह अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर ही राज किया करती थीं। लेकिन पोस्ट कॉलोनियल एरा में अमेरिका ने जब होश संभाला और अपना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किक स्टार्ट किया, उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे वर्ल्ड वॉर्स के मिलिट्री अफेयर्स हों या फिर पोस्ट वॉर एरा के इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट, अमेरिका ने अपने फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर्स की कदम कदम पर मदद की। यदि अमेरिका ना होता तो शायद ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पावर्स वर्ल्ड वॉर्स कभी जीत ही ना पाती। खैर, उसके बाद से ये दोनों हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते आए हैं। उदाहरण के लिए आप रशिया यूक्रेन वॉर को ही ले लीजिए। यूएस और यूरोप दोनों ही रशिया को अपना कॉमन एनिमी मानते हैं। नेटो का तो पूरा एग्जिस्टेंस ही इस फैक्टर पर बेस्ड है। दोनों इस वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए दोनों ही रशिया को कंडेम और आइसोलेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यूएसए यूरोप की इस एनर्जी क्राइसिस के दौरान उनकी एलएनजी की डिमांड्स को पूरा करने वाला लार्जेस्ट सप्लायर भी बन चुका है। कई एक्सपर्ट्स तो ये तक कह रहे हैं कि ये वॉर यूएसए और यूरोप की रिलेशनशिप को उन लेवल्स पर लेकर जा रहा है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन क्या ये रिलेशनशिप सच में इतनी स्मूथ है? शायद नहीं। आगे जो हम आपको बताने वाले हैं उसके बाद शायद आपको भी इस रिलेशनशिप पर डाउट होने लगेगा। आप में से कुछ लोग अब तक ये अनुमान लगा चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं यूएसए और यूरोप के बीच होने वाले एक पोटेंशियल ट्रेड वॉर की। जी हाँ दोस्तों, यूएसए का ये ट्रेड वॉर चाइना या किसी साउथ एशियन या फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्री के साथ नहीं, बल्कि उसके आइडियोलॉजिकल ब्रदर यूरोप के साथ होने की चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो ये कि आज जब अमेरिका ग्लोबल लेवल पर अपनी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी लूज कर रहा है, ऐसे में क्या उसका स्ट्रॉन्ग एलाई यूरोप ही उसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है? क्या यूएस के क्लोज एलाइज भी आज उसके ऊपर विश्वास करने से कतरा रहे हैं? और अगर ये सच है तो क्या यूएसए को ग्लोबल स्टेज पर पूरी तरह से आइसोलेट किया जा रहा है? क्या रशिया को आइसोलेट करने का उसका प्लान ग्लोबल लेवल पर उसी के ऊपर बैकफायर कर रहा है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने ऐसे ही कुछ इवेंट्स डिस्कस करेंगे जिनसे इन सभी सवालों के जवाब थोड़े आसान हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 नवंबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले स्ट्रेट वॉर के इशू को डिकोड करते हैं। असल में सब की शुरुआत प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा लगाए गए इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट से हुई। दोस्तों, यहाँ मजेदार बात यह है कि अगस्त में जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को साइन किया था, उस समय यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन ने ट्विटर पर इसकी खूब तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि इस एक्ट के जरिए उनके अमेरिकन पार्टनर्स वहां पर एक क्लीन एनर्जी इकोनॉमी की नींव रख रहे हैं और इसी स्पिरिट के साथ यूएसए और यूरोप क्लाइमेट एक्शन में इन्वेस्ट करते रहेंगे। लेकिन आज वही यूरोपियन यूनियन अमेरिका के उसी एक्ट को डिस्क्रिमिनेटरी कहकर कंडेम कर रहा है और उसको सू करने की बात कर रहा है। और तो और आज वही यूरोप यूएसए को एक ट्रेड वॉर की वार्निंग भी दे रहा है। तो आखिर इस एक्ट में ऐसा क्या है कि इतने क्रिटिकल टाइम में इसने दुनिया की दो पावरफुल ब्लॉक्स को एक दूसरे के अगेंस्ट लाकर खड़ा कर दिया है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से अमेरिका में इन्फ्लेशन अपने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर आसमान छू रहा था। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन की पार्टी जल्द ही मिड टर्म इलेक्शंस भी फेस करने वाली थी। ऐसे में देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने अगस्त 16 को इस इन्फ्लेशन रिडक्शन बिल को साइन किया। प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद यह बिल एक्ट में तब्दील हो गया। खैर, लोगों को इन्फ्लेशन के इफेक्ट से बचाने के लिए इस एक्ट के तहत उनके सोशल सेफ्टी नेट में गवर्नमेंट के द्वारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई। इस बिल के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट एक्शन जैसे फील्ड्स में यूएस गवर्नमेंट ने हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट्स की ओर हिंट किया। ग्रीन सेक्टर्स जैसे कि विंड, सोलर और ईवी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत से स्पेशल इंसेंटिव्स अलॉट किए गए। इसके तहत यूएस गवर्नमेंट इन फील्ड्स में अपनी कंपनीज के लिए हैवी सब्सिडीज को मेंशन करती है। इस सब से जाहिर है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके ग्लोबल ट्रेड में प्रॉफिट गेन करना चाहती है। यूएसए हैवी सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स के थ्रू फॉरेन कंपनीज को भी अपने यहाँ अट्रैक्ट करके प्रॉफिट गेन करना चाहता है। दोस्तों इस एक्ट में हमें यूएस के टिपिकल प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड की झलक भी देखने को मिलती है और यही आज यूरोप को पसंद नहीं आ रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि जिस तरह चाइना अपने यहाँ एक स्टेट सब्सिडाइज्ड कंपटीशन प्रमोट करता है, वैसा ही आज अमेरिका भी कर रहा है। फ्रांस का कहना है कि यूएसए के इस एक्ट के तहत उसको 8 बिलियन यूरोस के बिजनेसेस का लॉस हो सकता है, इसलिए वो इस एक्ट के अगेंस्ट सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने इसके रिस्पॉन्स में एक एग्रीमेंट भी तैयार किया है। यूरोप के कई देश स्पेशली जर्मनी और फ्रांस ये कह रहे हैं कि या तो यूएसए इस एक्ट के कुछ टैक्स फीचर्स को अमेंड करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो यूएसए को यूरोप का रिटेलिएशन फेस करना होगा। यूरोप ने इस लॉ के तहत दिए जाने वाले टैक्स बेनिफिट्स में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग की है। यूरोपियन यूनियन ये क्लेम कर रहा है कि इस एक्ट के तहत अमेरिकन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को दी जाने वाली $369 बिलियन की सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स डब्ल्यूटीओ के रूल्स को भी इन्फ्रिंज करती है। उनका कहना है कि यदि यूएस इन एक्ट्स के थ्रू बाई अमेरिका जैसे सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करेगा तो यूरोप को भी इसके रिटेलिएशन में बाई यूरोपियन जैसे एक्ट्स इंप्लीमेंट करने होंगे। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि यदि इस एक्ट को इसकी प्रेजेंट फॉर्म में इंप्लीमेंट किया गया तो ये यूएसए के साथ साथ उसके क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर्स को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। इससे एक ग्लोबल मार्केट को डिस्टॉर्ट करने के साथ साथ दुनिया भर में ग्रीन ट्रांजिशन की टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज की सब्सिडीज की एक रेस अनलीश कर सकता है। इसी सब के चलते ईयू ने यूएसए के इस एक्ट में 9 चेंजेस लिस्ट किए हैं और यदि वो चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं किए जाते तो ईयू ने यूएसए को इसके रिटेलिएटरी मेजर्स के लिए वार्न भी कर दिया है। दोस्तों यहाँ यूरोपियन यूनियन यूएसए को प्रेशराइज करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन यह एक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है। ऊपर से यूएसए में ऑनगोइंग इलेक्शंस के दौरान वहां का माहौल पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। ऐसे में जो बाइडेन अगर यूरोप के प्रेशर में आकर इस एक्ट में चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं तो ये उनके इलेक्शन रिजल्ट्स को जरूर अफेक्ट कर सकता है। इन इलेक्शंस में प्रेसिडेंट बाइडेन की रेटिंग्स ऑलरेडी बेहद पुअर परफॉर्म कर रही हैं। ऐसे में वो ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन यदि यूएस ने जल्द ही चेंजेस नहीं किए तो यूरोप इस केस को डब्ल्यूटीओ में ले जाकर यूएसए को सू कर सकता है और यदि ऐसा होता है तो जाहिर है कि यूएसए भी चुप नहीं बैठेगा। तो हाई चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में हम इन दोनों सो कॉल्ड अलाइज के बीच ट्रेड वॉर्स के स्पेकुलेशंस रियलिटी में तब्दील होते हुए देख सकते हैं। खैर वो जो भी हो, लेकिन यूरोप के इन एक्शंस और वार्निंग से ये बात क्लियर हो जाती है कि आज यूएसए का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई यूरोप यूएसए के प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के अगेंस्ट आवाज उठा रहा है और ऐसे में अमेरिका अपने इस अलाई के द्वारा आइसोलेट होता नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों यूरोप में आज एक और बड़ा कंसर्न यूक्रेन वॉर को लेकर भी है। हाल ही में यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी के हाउस लीडर केविन मैकार्थी ने वार्न किया है कि उनकी पार्टी यूक्रेन के लिए ब्लैंक चेक्स नहीं देगी। उनकी इस वार्निंग से यूरोपियंस को ये डर है कि यूएस कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच बढ़ रहे पोलराइजेशन का अगला शिकार यूक्रेन भी हो सकता है। यानी अगर ऑनगोइंग मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन पार्टी जीत जाती है तो यूएसए का यूक्रेन के लिए फाइनेंशियल कमिटमेंट इंश्योर करना बेहद मुश्किल है। इस तरह के क्लेम्स और भी ज्यादा इंटेंसिफाई इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जब लास्ट टाइम कांग्रेस में यूक्रेन के लिए एक मेजर एड पैकेज डिस्कस किया जा रहा था, उस समय मेजॉरिटी ऑफ रिपब्लिकन्स ने उसके अगेंस्ट वोट किया था। यानी ग्रासरूट रिपब्लिकन्स का ये अमेरिका फर्स्ट एटीट्यूड यूरोप के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को हॉन्ट कर रहा है। दोस्तों आगे चले तो यूएस के इस आइसोलेशन की बू कहीं ना कहीं हमें हमारे फार ईस्टर्न फ्रंट से भी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान की।
यूएसए और जापान की हिस्टोरिक रिलेशनशिप से तो हम सब वाकिफ हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ये अपने वर्स्ट फेज में थी। पर्ल हार्बर के अटैक के साथ ही इसमें बिटरनेस की शुरुआत हुई और यूएस द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब के साथ ये खत्म हो गई। जापान को अलाइड पावर के आगे वर्ल्ड वॉर सेकंड में सरेंडर करना पड़ा और उसके बाद यूएसए और जापान के रिलेशंस में एक बड़ा टर्न आया। जैसा कि हम जानते ही हैं, इस वॉर ने जापान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जापान की हालत उस समय कुछ ऐसी हो चुकी थी कि वो अब जल्द किसी नए वॉर को लड़ना तो दूर बल्कि उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। दुनिया भी एक बार फिर एक इंपीरियल जापान को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसी के चलते पोस्ट वॉर वर्ल्ड की पीस और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक नो वॉर क्लॉज इंसर्ट किया गया। ये क्लॉज आर्टिकल 9 में लिखा गया। इसके तहत जापान के किसी भी देश के ऊपर वॉर वेज करने का सोवन राइट छीन लिया गया। इस आर्टिकल ने जापान को एक आर्मी बिल्ड करने या किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को फोर्स के थ्रू सॉल्व करने से भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यहां आपको बता दें कि जापान के इस कॉन्स्टिट्यूशन को यूएस जनरल डॉगलस मैकआर्थर द्वारा डायरेक्ट किया गया था। यानी जापान से इस वॉर के रेपरेशंस के रूप में यूएसए ने उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लॉज इंसर्ट किया था। लेकिन यहाँ जापान की सेफ्टी को भी इंश्योर करना था और इसके चलते जापान के प्रोटेक्शन के लिए यूएस की फोर्सेस जापान की धरती पर स्टेशन की गई। यूएसए और जापान की इस सिक्योरिटी रिलेशनशिप को यूएस जापान म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के द्वारा गवर्न किया गया। इसके बाद कई सालों तक जापान अपनी पोस्ट वॉर इकोनॉमी को बिल्ड करने में लगा रहा और उसकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का काम यूएस ने अपने सर ले लिया। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इस रीजन के डायनामिक्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जापान के आसपास चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे एग्रेसिव पावर्स उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं। यूं तो ये दोनों काफी लंबे समय से जापान के स्ट्रॉन्ग राइवल रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इन दोनों की एग्रेसिव टेंडेंसीज बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इसी के चलते आज इंडो पैसिफिक एक बेहद इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल सेंटर के रूप में उभर रहा है। ऐसे में जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेता नजर आ रहा है। हाल ही में उसने चाइना को काउंटर करने के लिए इस रीजन की एक स्ट्रॉन्ग पावर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इस सब के बीच हमें ये खबर भी सुनने को मिली है कि जापान 2027 तक खुद को रीआर्म करने की बात कर रहा है। एशिया पैसिफिक में चाइना के बढ़ते एग्रेशन को काउंटर करने के लिए जापान अपनी आर्म बिल्डिंग का प्रोसेस भी स्पीड अप कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने $279 बिलियन का एक मैसिव फंड अपनी डिफेंस स्पेंडिंग के लिए अलॉट किया है। अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो जापान इंडिया और रशिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर बन जाएगा। यानी कई दशकों से चले आ रहे अपने पैसिफिस्ट आउटलुक को त्याग कर आज जापान अपनी मिलिट्री आर्म्स को बहुत तेजी से स्ट्रेंथन कर रहा है। दोस्तों, ये सब इवेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं और वो ये कि आज जापान भी अपने लॉन्ग टर्म एलाई अमेरिका को उसके कोर फील्ड यानी एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल से मुक्त कर रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं जापान का बढ़ता डिस्ट्रस्ट अमेरिका को लेकर है। हाल ही में हमने अफगानिस्तान में देखा कि कैसे यूएसए वहां के लोगों की सिक्योरिटी को रिस्क करते हुए रातों रात अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहां से वापस लौट गया। उसी तरह रशिया यूक्रेन वॉर में भी वो यूक्रेन को अपनी स्पीचेस में तो सपोर्ट करता रहा, लेकिन जब ग्राउंड पर एक्शंस लेने की बात आई तो वो पीछे हट गया। इस वॉर में यूएसए की हिपोक्रेसी को हम पहले भी कई वीडियोस के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे में जाहिर है कि जापान भी अपनी सिक्योरिटी के लिए लंबे समय तक यूएसए पर भरोसा नहीं कर सकता और इसीलिए वो समय रहते ये सभी कदम उठा रहा है। यूएसए को आइसोलेट करने का एक और रीसेंट प्लान हमने रशिया और ईरान की इमर्जिंग एक्सेस के रूप में दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, अगर हम रशिया और ईरान की बात करें तो इन दोनों में कुछ चीजें बहुत कॉमन हैं। ये दोनों ही दुनिया के इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर्स की लिस्ट में शामिल हैं। ये दोनों ही यूएसए के राइवल स्टेट्स हैं और ये दोनों ही यूएसए की ह्यूज सैंक्शंस का शिकार हो चुके हैं। यानी इस केस में जियोपॉलिटिक्स में एक बेहद सिंपल सी थ्योरी अप्लाई होती है। जी हाँ दोस्तों, एन एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस लॉजिक को अप्लाई करें तो रशिया और ईरान की फ्रेंडशिप आज काफी नेचुरल दिखाई पड़ती है। इस सदियों पुरानी जियोपॉलिटिकल थ्योरम को एक बार फिर से सही प्रूव करते हुए रशिया और ईरान ने हाल ही में आपस में एक मैसिव एनर्जी डील साइन की है। जहां एक तरफ यूएसए और यूरोप एक हिस्टोरिक एनर्जी क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड के दो सबसे बड़े राइवल एक $40 बिलियन वर्थ के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। इस सब की शुरुआत इस साल जुलाई में हुई जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दोनों मिडिल ईस्ट के टूर पर थे।
इस विजिट पर प्रेसिडेंट बाइडेन अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने निकले थे, लेकिन उनकी जगह प्रेसिडेंट पुतिन अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके चले गए। उन्होंने इस विजिट पर अपने लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और ये मैसिव एनर्जी डील सिक्योर की। इस दौरान ईरान ने खुलकर रशिया के यूक्रेन इन्वेजन को सपोर्ट किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी ने कहा कि वॉर एक वायलेंट और डिफिकल्ट इशू है और जिस तरह इसमें सिविलियन सफर कर रहे हैं, ईरान उसका जरा भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन यूक्रेन के केस में अगर रशिया इस कदम को नहीं उठाता तो यही दूसरी पार्टी यानी नेटो इस वॉर को अंजाम दे चुकी होती और इसीलिए वो रशिया को सपोर्ट करते हैं। इस वॉर में एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट हासिल करने के अलावा प्रेसिडेंट पुतिन ने इस विजिट का दूसरा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट $40 बिलियन की एक मेजर एनर्जी डील साइन करके करा। इसके तहत रशियन ऑयल कंपनी गैसप्रॉम नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी के साथ मिलकर ईरान में 6 ऑयल फील्ड्स और 2 गैस डिपॉजिट्स के डेवलपमेंट में कोऑपरेट करने वाली है। इस दौरान रशिया और ईरान के बीच ईरानी ड्रोन्स के लिए आर्म्स डील भी साइन हुए। इस विजिट के दौरान उन्होंने सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और रीजनल अफेयर्स के लेवल पे अपने स्ट्रेटेजिक अफेयर्स स्ट्रेंथन करने की बात की। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2022 में रशियन गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया था कि रशिया और ईरान इस ईयर के एंड तक 5 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल और 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस स्वैप करने वाले हैं। इसी डेवलपमेंट को इंश्योर करते हुए लास्ट वीक रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया है कि वो ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिलीवरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले महीनों में ईरान के ऑयल फील्ड्स में रशिया की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकती है। तो ये एक तरह की बार्टर डील है जिसमें रशिया अपने एनर्जी प्रोडक्ट्स के बदले ईरान से उनके एनर्जी प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करेगा। इस मैकेनिज्म के चलते वो अपनी पेमेंट सेटलमेंट्स को वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम द्वारा इम्पोज किए गए हर्डल्स को बाईपास करने में मदद करेगा। ईरानियन एनर्जी मिनिस्टर का कहना है कि ईरान और रशिया की प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इन डील्स के थ्रू वेस्टर्न सैंक्शंस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। एक समय ऐसा भी था जब रशिया ईरान के नदन पार्ट को कॉलोनाइज किया करता था, किंतु आज यूएसए के सैंक्शंस फॉर्मर कॉलोनाइजर और कॉलोनी यानी रशिया और ईरान की इस रिन्यूड एक्सेस को स्ट्रेंथन करते नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि दुनिया में किस तरह आज अलग अलग फ्रंट्स पर यूएसए को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। अब यूएसए की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी इस प्रेशर को किस तरह एंटरटेन करती है, ये देखने वाली बात होगी। यूएसए में चल रहे मिड टर्म इलेक्शंस पर इस सब का क्या असर पड़ता है, इस पर आप अपना पर्सपेक्टिव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। आज के डिस्कशन के लिए दोस्तों इतना ही, और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ अ फुल फ्लेज्ड potential trade war between Europe and USA on Indian economy. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।